और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जब उसे नोबेल प्राइज़ पे बुलाया गया तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब उसने को बुलाया गया तब उसने जापान जाना था। वो चाहता तो नोबेल प्राइज़ लेता, ज़िंदगी की किसी भी साइंसदान की ज़िंदगी की मेराज है, लेकिन वो जापान गया। और हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंस्टाइन की ज़िंदगी की बचपन का ज़िक्र हो चुका, अब आइंस्टाइन की जवानी का ज़िक्र होने लगा। अब आइंस्टाइन 1902 में अपनी ज़्यूरिख पॉलीटेक्निक से अपनी डिग्री हासिल कर चुके हैं। डिग्री हासिल करने के बाद उस दौर की बात है जिस दौर में लोगों को ज़्यादा पढ़ाई का नहीं था। इसने फ़िज़िक्स के अंदर एक ज़बरदस्त डिग्री हासिल की, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से हासिल की, और इसने अपनी शरीक हयात का तयन भी कर लिया जो वहीं पे इनकी क्लास फेलो थी। आइंस्टाइन, मलेवा उसका नाम था। आइंस्टाइन की जो शरीक हयात थी वो उस वक्त तक तो शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आइंस्टाइन की बेगम जो उनसी है उसने भी ये फ़ैसला किया था कि आइंस्टाइन जब तक बरसरे रोज़गार नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगी। तो आइंस्टाइन की जो उनसी 1902 के बाद की कहानी है वो पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह कि आइंस्टाइन को ये सब कुछ करने के बाद नौकरी ही नहीं मिली। आइंस्टाइन ने लेक्चरर बनने के लिए अप्लाई किया, इसने पढ़ाने के लिए अप्लाई किया। आइंस्टाइन के फादर ने कोशिश की कि इसको कहीं नौकरी मिल जाए। इसको मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को लिखा कि इसको रिसर्च असिस्टेंट रख लें, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बाद आइंस्टाइन ने फ़ैसला ये किया कि शादी इस तरह नहीं होनी, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओ। तो आइंस्टाइन ने एक नौकरी की, और बहुत सारे लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि आइंस्टाइन ने ज़्यूरिख के अंदर एक क्लर्क की नौकरी स्टार्ट की, और वो क्लर्क की नौकरी इसको मिली थी एक पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस ये होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे आपने कोई छोटी सी चीज़ बनाई है, कोई छोटी सी चीज़ ईजाद की है, तो वो वहाँ पे जाती है, वो देखते हैं हाँ जी आप हैं मिसाल के तौर पर असलम साहब और आपने ये पेन बनाया है, तो अब ये आपके नाम से पेटेंट हो जाएगा। तो वो उसको चेक करते हैं, और उसके बाद आइंस्टाइन की ड्यूटी ये थी कि उसने चीज़ चेक करनी है और उसके बाद वो पेटेंट की क्लर्क की डिटेल चेक करनी है, एंड दैट्स इट। तो सोचने की बात ये, आइंस्टाइन क्लर्क की जॉब, बहरहाल ये हो चुका है और तारीख़ का हिस्सा है। फिर उसके बाद जब आइंस्टाइन की ये क्लर्क की जॉब शुरू हो गई तो उसकी शादी भी हो गई। अब आइंस्टाइन साहब जो उनसे हैं वो दिन को जॉब करते थे और शाम को फारिग हो जाते थे, और अब उनके पास ना पढ़ाने के लिए अगले दिन कोई लेक्चर भी नहीं स्टार्ट करना था। एक स्लो ज़िंदगी थी। और आइंस्टाइन के बारे में आप जानते हैं कि उसका कहना ये था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, यानी कि आपके जहन के ख़्याल, आपके इंफॉर्मेशन या आपकी जो मालूमात हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसने सोचने का ठेका ही उठा लिया। इंसान किस हद तक सोच सकता है इसकी लिमिट शायद इन आइंस्टाइन के ऊपर आके आपको लगता है कि लिमिट पे पहुंच रही होती। आइंस्टाइन ने सोचने का अंदाज़ इस तरह का अपनाया कि हम आज की ज़ुबान में अगर कोई इस तरह हो तो हम उसे कहें कि वो ख्याली पुलाव पका रहा, यानी बैठा बैठा डे ड्रीम कर रहे हैं अंग्रेज़ी में। लेकिन जब हम आइंस्टाइन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब वो कैसे किया? आइंस्टाइन के बारे में मशहूर ख्याल ये है कि आइंस्टाइन बस में बैठा ज़्यूरिख के अंदर ही, और बस में जब बैठा तो उसने सोचा, उसका मशहूर ख्याल ये था कि वो ये सोचता था मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं रोशनी की बीम पे बैठा हुआ हूँ और मैं रोशनी की स्पीड से चल रहा हूँ, तो क्या होगा। तो अब उसने बस के बारे में ये सोचना शुरू कर दिया। फिर उसने टाइम पीछे जो सा क्लॉक का था, जो घड़ियाल मेन चौक में लगा हुआ था, उसके बारे में सोचा अगर मैं ये रोशनी की स्पीड से जाऊँ तो इससे टाइम पे क्या फ़र्क होगा। इसकी साइंटिफिक डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, दो कि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अगर लोगों को इंटरेस्ट हो तो मैं उसके बारे में भी बात कर सकता हूँ। स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मुझे समझ आई है हल्की फुल्की सी, नॉट एज अ फिजिस्ट
बस एज अ स्टूडेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसके बारे में कुछ सीखा। तो वो उसके नतीजे में 1905 एक ऐसा कमाल ईयर है जिसको मिरेकल ईयर कहते हैं। मिरेकल ईयर का मतलब है वो ईयर या वो साल जिसमें मौजज़ा हुआ। उसने 5 पेपर लिखे और वो दुनिया के प्रेस्टीजियस तरीन फिज़िक्स के जर्नल में 1905 में छपे, और उन्हीं में से एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर था। वो रिसर्च का मकाला था जो उसने क्लर्क की जॉब में बग़ैर किसी लेबॉर्ट्री में सिर्फ अपने जहन में एक्सपेरिमेंट करते हुए और अपनी बॉल पॉइंट से या अपने जो उस ज़माने में कलम होता था उससे कैलकुलेट करते हुए उसने वो पेपर लिखे। और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सी है ये बहुत मशहूर हुई। बाद में 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, मैं उसकी बात बाद में करूँगा। लेकिन उसको जो बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था वो ना स्पेशल थ्योरी पे मिला था ना जनरल पे, वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे, जो बुनियाद बना क्वांटम फिज़िक्स की या क्वांटम मैकेनिक्स की जिसको आजकल हम जानते हैं। इसके अलावा और भी पेपर थे, ब्राउनियन मोशन या इस तरह के कुछ। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसा क्लर्क जिसके पास ना कोई जॉब थी, ना लैब थी, ना उसके पास कोई फंड था, उसने ऐसे पेपर कैसे लिख लिए जब उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे सिर्फ अपने जहन के अलावा। तो इससे मैं जो ये नतीजा निकालता हूँ और इस वीडियो को बनाने का जो एक मकसद है वो ये कि इससे कम रिसोर्सेज आपके पास क्या होंगे कि आपके पास सिर्फ इल्म है और जहन है और कलम है, ना लैब है, ना फंड्स हैं, ना कोलीग्स हैं, ना किसी से डिस्कशन का कोई मौका है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे उसने ख्याल के ज़रिए साइंस की दुनिया में ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दी। सो आपकी जो अवेलेबल सिचुएशंस हैं वो कभी भी आपके फ्यूचर को रोक नहीं सकती अनटिल के आप फैसला ना कर लें कि मैंने फ्यूचर में कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद तकरीबन 1909 तक गालबन वो क्लर्क की नौकरी करता रहा। लेकिन फिर जर्मनी में से मैक्स प्लैंक जो उस वक़्त के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे और साथ एक और साइंटिस्ट जो उस वक़्त के थे वो उनके पास आए और उन्हें जर्मनी आने की दावत दी। और यहाँ पे भी आइंस्टाइन जो सा है वो अपने ख़ास अंदाज से उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मुख्तलिफ सा आदमी था। अब वो क्लर्क की जॉब कर रहा है और उस वक़्त का दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट उसके पास आया और उसे आके कह रहा है कि आप जर्मनी में आ जाएं और हम आपको बहुत अच्छी नौकरी भी देंगे, घर देंगे, सब कुछ देंगे। तो उसे चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे हाँ करता। और मैक्स प्लैंक ने भी ये कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फ़ौरी तौर पे जवाब देंगे। लेकिन आइंस्टाइन ऐसा इंसान था नहीं। आइंस्टाइन ने कहा कि जनाब आप सैर पे जाएँ पहाड़ों पे ज़्यूरिख के पास, और मैं जो उनसे है ना आपको स्टेशन पे मिलूँगा जब आप वापस आएंगे। अगर मेरे हाथ में गुलाब के फूल सुर्ख रंग के हुए तो मैंने फ़ैसला कर लिया मैंने आपके साथ जाना, और अगर वो सफ़ेद रंग के हुए तो इसका मतलब है मैंने नहीं जाना। सीधा जवाब देना शायद आइंस्टाइन को आता नहीं था। बहरहाल मैक्स प्लैंक अपने साथी को देखता है और कहता है कि अजीब सा आदमी है। बहरहाल अब फैसला हो चुका है तो ठीक है। उन्होंने स्टेशन पे जब वापस आए तो आइंस्टाइन के हाथ में सुर्ख गुलाब थे, जिसका मतलब ये था कि अब वो जर्मनी जाएगा। उसके बाद आइंस्टाइन जर्मनी चला गया और उसने अपनी कैलकुलेशंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसकी बुनियाद पे उसने कहा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होनी चाहिए। और 1915 में जाके उसने अपने जहन में वो मैथमेटिकल पज़ल क्रिएट किया जिसकी बुनियाद पड़ी और वो इक्वेशन बनी जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके बाद वो पेपर पब्लिश होने के बाद वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। उसके बारे में कोई उसे मानता नहीं था, वो कहते थे ये पागल है। हालांकि वो दुनिया के उस टाइम भी ज़हीन तरीन इंसानों में शामिल होता था, लेकिन फिर भी गालिब अक्सरियत ये कहती थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ भी नहीं है। उसने चैलेंज ये किया आइंस्टाइन ने कि आपने और उसने एस्ट्रोनॉमर्स को कहा, एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो ये चाँद सूरज और इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उन्होंने उसको कहा कि आपने जब सूरज ग्रहण होगा
तो आपने उस वक़्त इस थ्योरी की ये कैलकुलेशन करनी है तो आपको यकीन आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आइंस्टाइन ने पूरी ज़िंदगी ये काम नहीं किया था, सिर्फ उसने अपने जहन के ख़यालात से जो कैलकुलेशन की थी वो उसने बताई, जो कई दफ़ा करने की कोशिश की, लेकिन 1919 के अंदर आर्थर एडिंगटन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने ये दूसरी जंग अज़ीम का पहली जंग अज़ीम का दौर चल रहा है, तो उसने अफ्रीका में जाके उसको देखा, तस्वीरें लीं और वहाँ से पता चला कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सच है और उसकी सबूत आ गया। अब यहाँ पे सीखने की चीज़ ये है कि इंग्लैंड, आर्थर एडिंगटन का ताल्लुक़ इंग्लैंड से था और आइंस्टाइन का ताल्लुक़ जर्मनी से था। ये दोनों लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनके मुल्क लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट फिर भी अपने अपने साइंस के अंदर इतने खुबे हुए थे कि दे डिड नॉट केयर कि हमने एक दूसरे की जान लेनी है। उन्होंने साइंस के लिए अपने तमाम इख्तलाफात को साइड पे रखा और ऐसे ही लोगों की वजह से साइंस बढ़ सकी, वरना जो से 1900 से लेके 1945 तक के साल हैं ये इतने टर्मोइल के थे कि इसके अंदर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी ना होती अगर इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और ये सारे साइंटिस्ट साइंस को सियासत और जंग से दूर ना रखते। और ये चीज़ भी इस वीडियो बनाने का एक मकसद है कि बाज़ का आपकी जो इल्मी काबिलियत है और आपके दुश्मन में जो इल्मी काबिलियत है उसको मानें और उसमें से जो सीख सकते हैं और जो इल्मी तौर पे उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो इंसानियत के काम आ सके, उसे जारी रखें। और नेशनलिज़म, लड़ाई जो उनसी है वो अपनी जगह, लेकिन इल्म का दरवाज़ा किसी भी जंग की वजह से नहीं रुकना चाहिए। 1922 के अंदर जब ये नोबेल प्राइज़ का डिक्लेयर किया गया तो उससे पहले आइंस्टाइन जो सा है मलेवा के साथ उसके इख्तलाफात चल रहे थे अपनी बेगम के साथ, तो उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सी है उसको अभी कंफर्मेशन नहीं हुई थी, तो उसने अपनी बेगम से सेटलमेंट के अंदर ये वादा किया था कि मुझे नोबेल प्राइज़ में जो पैसे मिलेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, और तलाक का जो सा उनका एग्रीमेंट है वो इस तरह सेटल हुआ था। मलेवा को काफ़ी साल वेट करना पड़ा और बाद में जाके जब नोबेल प्राइज़ मिला तो फिर आइंस्टाइन ने उसको पैसे दिए और एक वायलिन ख़रीदा। ये दो चीज़ें की थी उसने नोबेल प्राइज़ के पैसों से। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जब उसे नोबेल प्राइज़ पे बुलाया गया तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब उसने को बुलाया गया तब उसने जापान जाना था। वो चाहता तो नोबेल प्राइज़ लेता, ज़िंदगी की किसी भी साइंसदान की ज़िंदगी की मेराज है, लेकिन वो जापान गया और उसने नोबेल प्राइज़ जो सी है वो पहली वाली जो सी सेरेमनी है वो गालबन मिस की थी। लेकिन ये आइंस्टाइन था, रेडिकल इंसान था, अपने अंदाज से चलता था, लेकिन साथ साथ अब ये गौर कीजिए, पहली जंग अज़ीम आई, उसकी अपने बीवी से इख्तलाफात शदीद हुए, उसकी घर टूट गया, उसके बावजूद उसकी साइंटिफिक स्ट्रगल जो सी है वो अपनी जगह कायम रही। और उसकी वजह सिर्फ एक थी कि आइंस्टाइन वाज एबल टू फोकस। वो जानता था कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो अपनी चीज़ में टोटली फोकस रहा, और इस वजह से वो कुछ ऐसा कर पाया जो आम इंसान नहीं कर पाते। और शायद ये फोकस या एक यकसुई या एक पॉइंट पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करना, ये इतनी बड़ी सलाहियत है कि जो किसी भी इंसान को मौजज़ाना ताकतें दे सकती है। अगले 30 साल की कहानी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।